वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, और पिछले थर्ड लेक्चर में आपने देखा होगा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करा था, लेकिन उसमें से मैंने एक टाइप्स को एक्सप्लेन किया था पूरा, जो कि था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग जो है इस लेक्चर में देखेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी विद द हेल्प ऑफ वन रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। हम इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसके डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम को समझने के बाद तब हम देखेंगे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे समझा जा सकता है। ओके, चलिए लेट्स सी। देखिए डेफिनेशन, इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखिए जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग। मतलब ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रिसोर्स को टाइम बेसिस पे शेयर करता है ना। जैसे कि एक ही सिस्टम को अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही सिस्टम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, एक ही सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प में आता है वही हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से क्या होता है कि एफिशिएंटली हमारा सीपीयू का रिसोर्सेज एक से ज़्यादा काम के लिए यूज़ हो पाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है कि इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन। ठीक है, जो कंप्यूटर का रिसोर्सेज है वो कहाँ पर अवेलेबल है, सीपीयू के पास अवेलेबल है ना। ठीक है, तो वही सीपीयू का जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट फैशन में सारे सेवरल प्रोग्राम्स के लिए साइमल्टेनियसली एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी प्रोग्राम को 10 सेकंड या फिर मिली सेकेंड्स, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किस बेसिस पे टाइम को डिवाइड किया गया है। हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हर एक प्रोसेस को 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बेहतर समझ सकते हैं जब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू इज स्विच्ड अमॉन्ग मल्टीपल प्रोग्राम्स गिवन बाय डिफरेंट यूजर्स ऑन अ शेड्यूल बेसिस। देखिए क्या बोल रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, इसमें सीपीयू क्या हो रही होती है, स्विच हो रही होती है किसके बीच, जो आपका मल्टीपल प्रोग्राम्स होता है। और मल्टीपल प्रोग्राम्स कहाँ से आ रहा है, जो कि डिफरेंट यूजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हम यूजर्स अलग अलग है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो होगा हमारा प्रोग्राम्स भी सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो उसको शेड्यूल करेगा ऑन द बेसिस, ऑन अ शेड्यूल बेसिस, मतलब वन बाई वन आफ्टर अनदर। ठीक है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू इज स्विच्ड among multiple programs given by different users on a schedule basis। ठीक है, इसमें सीपीयू जो होगा आपका स्विच करेगा आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच, जो कि डिफरेंट यूजर्स के द्वारा दिया गया है शेड्यूल बेसिस। मतलब 5 सेकंड जैसे ही फर्स्ट प्रोग्राम का कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन और इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम लोग इसके डायग्राम की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेट में वर्क करता है। फर्स्ट स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेट, और सेकेंड को बोलते हैं रेडी स्टेट, थर्ड को बोलते हैं वेटिंग स्टेट। हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये स्टेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आपका बीच में ये रिसोर्सेज है सीपीयू के पास, और बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ 7 यूजर्स अवेलेबल हैं, है ना। और सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, इसी रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सीपीयू का ये काम है कि हमें किस बेसिस पे यूजर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि क्यू। ठीक है, क्यू आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना, कि जो यूजर्स फर्स्ट रिक्वायर्ड किया होगा इसके रिसोर्सेज को, सीपीयू पहले रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करेगा। जस्ट सपोज कि इन दिस एग्जाम्पल आपका यूज़र 2 जो है उसको सीपीयू ने अपना रिसोर्सेज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूज़र 2 जो हो गया ना आपका, ये जो यूज़र 2 हुआ, ये क्या हुआ, ये एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, यहाँ देखिए डेफिनेशन देखिए एक्टिव स्टेट का, यूजर्स इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू। ठीक है, देखिए ये यूजर्स जो है सीपीयू के अंडर कंट्रोल में है, इसलिए ये इस यूजर्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, एक्टिव स्टेट में है। ओके, उसी तरीके से अब बाकी के जो बच्चे यूजर्स हुए, ठीक है, और देखिए सीपीयू क्या होता है कि क्यू
क्यू डेटा स्ट्रक्चर के पैटर्न को फॉलो करता है कि अगर मान लीजिए जैसे यूज़र 1 को पहले रिसोर्स दिया होगा, उसका काम कंप्लीट हुआ होगा तो यूज़र 2 पे आया होगा। अब जैसे ही यूज़र 2 को मान लीजिए 10 सेकंड प्रोवाइड किया गया, ठीक है, 10 सेकंड प्रोवाइड किया गया, सारे को 10 सेकंड दिया गया था। यूज़र्स 1 जो है 10 सेकंड अपना कंप्लीट करके बाहर आ चुका है। अब ये 10 सेकंड यूज़र 2 को प्रोवाइड किया गया और जैसे ही इसका काम कंप्लीट होगा तो हमारा रेडी स्टेट, ये जो यूज़र 3 है ना, ये यूज़र 3 जो है ये हमारा कौन से स्टेट में है, अभी रेडी स्टेट में है, देखिए, है ना। यूजर्स प्रोग्राम इज़ रेडी टू एक्सिक्यूट, ठीक है, मतलब ये अब रेडी है एक्सिक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जो एक्टिव स्टेट में होता है ना, इसमें हमेशा एक ही प्रोग्राम हो सकता है, ओनली वन यूजर्स का ही प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दो स्टेट आपके पास बचते हैं, इसमें मोर देन वन प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजर 3 यूजर 4 हो सकता है कि यूजर 4 भी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो, तो ये भी रेडी स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि CPU किसको रिसोर्स अलोकेट करेगा, है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर बोलता है कि जो फर्स्ट आया उसको हम फर्स्ट सर्व करेंगे, है ना। तो यूजर 2 के बाद यूजर 3 को सर्व किया जाएगा। तो यूजर 3 मान लीजिए कि रेडी स्टेट में, ठीक है, और जो बाकी के बच्चे सारे यूजर्स हुए वो कौन से स्टेट में चले जाएंगे, वेटिंग स्टेट में। देखिए यूजर्स प्रोग्राम इज़ वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब जस्ट सपोज कि कुछ यूजर्स अपना काम CPU के थ्रू कर लिए, लेकिन उनको बीच में किसी को आउटपुट देने के लिए कॉल कर लिया गया, उसको आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, CPU को लीव करके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर उस वक्त वो वेट करने लगेगा अपने इनपुट या आउटपुट के लिए, तो इससे CPU की एफिशिएंसी क्या होगी, डिग्रेड होगी। तो इस वजह से CPU इस बात का ध्यान रखता है, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि अगर किसी भी प्रोग्राम्स को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो उसको CPU से डी एलोकेट कर दिया जाए, ताकि उसके जगह किसी और प्रोग्राम को ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। और इस वजह से जो उस स्टेट में भेजा जाता है जिनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर भी मोर देन वन क्या हो सकते हैं, आपके मोर देन वन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। और प्रोग्राम्स मतलब क्या, यूजर्स, ठीक है, जो यूजर्स जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मोर देन वन हो सकते हैं। तो ये वेटिंग स्टेट हो गया और ये एक्टिव स्टेट हो गया जो कि आपके अंडर कंट्रोल में है CPU के, और एक रेडी स्टेट हो गया जो कि एक्सिक्यूट होने के लिए रेडी है, और एक वेटिंग स्टेट। इस तरीके से हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन 3 स्टेट में काम करता है और टाइम को शेयर करता है आपस में मल्टीपल यूजर्स के थ्रू। आप कह सकते हो कि ना इसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना, एक मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा होता है, लेकिन ये एक्चुअल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ईच टास्क गेट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आप जैसे डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 2 यूज़र 3 वन बाय वन सबको क्या किया जा रहा था, CPU के रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जा रहा था, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हर एक टास्क को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मतलब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है फेयर वर्क करता है ना, हर एक काम को इक्वल प्रायोरिटी देता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि क्या, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जैसे कि कभी कभी सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह से हो जाता है और कभी कभी कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इसके और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, पर ये दोनों इसके मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इस डायग्राम के थ्रू वर्किंग समझ लिया होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया होगा कि कैसे ये 3 स्टेट में इसके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देख लीजिए ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइब्रेरी का क्या होता है, जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स मैनुअली सारे डिपार्टमेंट्स में जाकर के सारे ब्रांच के या जो भी जितने डिफरेंट अगर ब्रांचेज़ हैं तो उनके बुक्स वहाँ पर अरेंज होते हैं और मैनुअली हम लोग को जाकर ढूंढना होता है। पर जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती हैं उनके अंदर सारा काम एक कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है ना। जैसे सपोज कि डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लाइब्रेरी मतलब क्या, मल्टीपल यूजर्स का आना जाना वहाँ होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे उस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, और सबकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग अलग है ना। जैसे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, मल्टीपल यूजर्स थे, बट मल्टीपल यूजर्स के क्या थे, प्रोग्राम्स डिफरेंट थे। जैसे कि इस लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे, पर किसी स्टूडेंट्स को IT डिपार्टमेंट्स की बुक की ज़रूरत होगी, किसी को मैकेनिकल की, किसी को सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। ऐसे ऐसे सबके क्या होंगे, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी, ठीक है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इस डिजिटल लाइब्रेरी की हेल्प से कि कैसे हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में जस्ट सपोज कि एक ही सिस्टम है आपके पास, एक ही कंप्यूटर है और जिसको हर एक यूजर्स को एलोकेट करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये एंट्री गेट है, ठीक है, यहाँ एंट्री गेट से सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और अपना खुद का यहाँ पर वो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंट्री होगा ना एक क्यू फैशन में होगा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट आया उसको फर्स्ट एलोकेट करो इस मेमोरी को, और जो सेकंड आया उसके बाद इस सेकंड को एलोकेट करो इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, है ना। और सबको क्या किया जाएगा, जैसे सपोर्ट कि सबको 5 मिनट का टाइम दिया गया है ना, 5 मिनट्स
5 मिनट्स प्रोवाइडेड, ठीक है, कि आप इस 5 मिनट्स में इस सिस्टम को यूज़ कर लीजिए और जो भी आपको 5 मिनट्स में काम है, जिस भी बुक्स के बारे में आपको देखना है कि वो बुक्स कहाँ अवेलेबल है या नहीं है, इशूड है नहीं है ना, डिफरेंट टाइप्स की फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को जैसे सपोज कि 5 मिनट्स प्रोवाइड किया गया है कि आप अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वन आफ्टर अनदर, जैसे ही एक मान लीजिए कि स्टूडेंट यहाँ पर गया, ठीक है, और इस अपने 5 मिनट्स को यूज़ करने के लिए सिस्टम को लॉगिन करा और काम करना स्टार्ट करा, ठीक है, और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक लॉग्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खुद से कर लेता है तो इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ पर ऑलरेडी ये सिस्टम में एम्बेड है कि नहीं 5 मिनट ही एक यूजर्स को प्रोवाइड करना है एक काम करने के लिए, तो ये सिस्टम ऑलरेडी लॉग आउट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा बंदा आया था, दूसरा स्टूडेंट जो आया था, फिर वो क्या जाएगा, अपने काम को करने जाएगा। आप ये कह सकते हो कि अगर उसका काम 5 मिनट्स पहले हो गया तो, है ना, कि हो सकता है कि स्टूडेंट को 5 मिनट प्रोवाइड किया गया हो लेकिन ये काम उसका 3 मिनट्स में ही हो गया हो, है ना, तो उस वक्त क्या ऐसा क्या होगा, तो इसका जो ये 2 मिनट रिमेनिंग होगा ना, वो शेयर हो जाएगा बाकी के उसके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। ये 3 मिनट्स में अपना काम कर लेगा और ये बाहर निकल जाएगा लाइब्रेरी इधर से, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बंदा जाएगा इसके वो 2 मिनट्स जो होंगे, वो 2 मिनट्स जो इसके रिमेनिंग है वो इसको स्विच हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसके वो 5 मिनट में से वो 2 मिनट ऐड हो जाएंगे और फिर इसके 2 मिनट पीछे वाले में से ऐड हो जाएंगे, मतलब आप समझ सकते हो कि शेयर हो जाता है सारे टाइम्स, ठीक है। और अगर इसका इस टाइम के अंदर काम नहीं हो सकता है कि ना, आप इसको 5 मिनट प्रोवाइड तो किए हो लेकिन हो सकता है इसका काम 10 मिनट का हो, तो क्या इस वक्त ये बैठ के कर सकता है, नहीं कर सकता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम का ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई भी प्रोग्राम्स 5 मिनट या अपने टाइम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट करता है तो उसको उतना टाइम एलोकेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लाइब्रेरी में अगर किसी स्टूडेंट को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे दिया जाएगा तो हम स्टूडेंट्स वहाँ पर लड़ाई करने लगेंगे कि आपने पार्शियलिटी कर दी, ऐसा वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही टाइम शेयरिंग सिस्टम इस बात को फेयरनेस, एकदम वो फेयरनेस पे वर्क करता है कि हर एक यूजर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ ही टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से कभी कभी क्या होती है, प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो गिवन लिमिटेड टाइम्स में कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं ना, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करना होता है उस यूजर्स के उस प्रोग्राम्स को, ठीक है। और ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। और आप ये एक डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट से समझ गए होगे कि कैसे यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं और सारे की वर्किंग्स क्या होती है, अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इनको एक स्लॉट दे दिया जाता है कि आप 5 मिनट इस सिस्टम को यूज़ कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो अपने नेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर देगा, और एक ऐसे ही ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.